हेलो एवरीवन, मैं हूं गरिमा अरोड़ा। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नया टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स। बिजनेस हैज़ द इनपुट रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। अब वो इनपुट रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो इनपुट से, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारा इनपुट रिसोर्सेज जो है वो कम लगने चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी आउटपुट जनरेटेड बाय द कंपनी। तभी एक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सकती है अगर उसका आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द financial management. Financial manager has to take those decisions by which profit and earning per share is increased. ठीक है, तो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, पहले जो बिज़नेस स्टार्ट होते थे उनका भी प्रॉफिट मेन मोटिव यही होता था कि प्रॉफिट अर्न करना है किसी भी तरीके। और अब जो बिज़नेस स्टार्ट होते हैं उनका भी मेन मोटिव क्या होता है, यही होता है कि हमें किसी तरह अपना प्रॉफिट अर्न करना है, फिर कोई और काम करना है। ठीक है, अब एक फाइनेंशियल मैनेजर का मेन फंक्शन क्या है कि वो ऐसे डिसीज़न ले, जैसे इन्वेस्टिंग डिसीज़न, फाइनेंसिंग में ऐसे डिसीज़न वो ले जिससे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो सके कंपनी का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के? द फर्स्ट वन इज़ द मेजरमेंट स्टैंडर्ड। प्रॉफिट हमें एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असेस कर सकते हैं कि हाँ, हमारा बिज़नेस जो रन कर रहे थे हम इतने सालों से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड या फिर लॉस अकर कर रहा है। तो उस हिसाब से ये प्रॉफिट टर्म जो है वो हमें एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है वेदर, और हम मेजर कर सकते हैं इससे कि हमारा बिज़नेस हमें रन करना चाहिए फॉर फर्दर या फिर उसको बिज़नेस प्रोसेस को वहीं रोक देना चाहिए। द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कंपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करती है? अगर उसके इनपुट्स जो हैं वो कम लगें, वो इनपुट्स कम लग के यूटिलाइज पूरे हो जाएं और आउटपुट अपना मैक्सिमम दे सकें, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी कंपनी जनरेट कर पाती है जिससे कि उसके प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस को इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। द थर्ड एडवांटेज इज़ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। कंपनी सोशली एंड इकोनॉमिक वेलफेयर में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? कंपनी में अब लेबर जो है वो काम करती है, कंपनी या कोई बिज़नेस जो है वो उनको सैलरीज़ और वेजेस के तौर पे उनको पे करता है। ठीक है, तो जो पीपल हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक सोसाइटी का पार्ट है, तो वो ऐसे सोशली और इकोनॉमिकली कैटर करते हैं अपनी आसपास के लोगों को, बिज़नेस। ठीक है, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द फर्स्ट वन इज़ द एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मीन्स इट हैज़ द वेरियस मीनिंग्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक टर्म है जिसके बहुत सारे मीनिंग है, जैसे कि प्रॉफिट कई तरह के हो सकते हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट हमें पता नहीं है हमें कौन सा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज़ करना है। सो प्रॉफिट इज़ अ वेग टर्म, इट्स नॉट क्लियर, इट क्रिएट दी एम्बिगिटी और दी कन्फ्यूजन कि हमें कौन सी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। द नेक्स्ट वन इज़ द टाइम ऑफ बेनिफिट एंड द क्वालिटी ऑफ बेनिफिट। टाइम ऑफ बेनिफिट मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बस उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ही मतलब है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो देखता ही नहीं है कि कितने टाइम बाद हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो रहा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आपने किसी को 1 लाख रुपए
देने हैं। एक बंदा आया आपके पास, उसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं आपको कल दे दूँगा विद दी इंक्रीमेंट ऑफ 2,000 रुपीज़। तो वो आपको एक दिन बाद 1,02,000 रुपये देने को तैयार है। एक बंदा आपके पास और आया, वो कह रहा है कि मेरे को भाई 1 लाख रुपये दे दे, मैं तेरे को 1 साल बाद दे दूँगा 1,10,000 करके। ठीक है, तो आप कौन से वाले को देना पसंद करोगे, 1,02,000 वाले को या 1,10,000 वाले को? अगर मैं होती तो मैं 1,02,000 वाले को देती, बिकॉज मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देख रही इसमें, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो टाइम नहीं देख रहा, वो टाइम वैल्यू को कंसीडर ही नहीं कर रहा कि हमें 10,000 तो मिल रहे हैं लेकिन 1 साल बाद, अब वो 10,000 की इतनी वैल्यू नहीं होगी 1 साल बाद जितनी आज वो मेरे को जो 2,000 रुपये एक दिन में इंक्रीमेंट करके मिल रहे हैं। मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बनाया है। देखिए, ये 2 प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं कंपनी ने। ठीक है, अब ए प्रोजेक्ट जो है हमें 2018 में 50,000 रुपये जनरेट करके दे रहा है और प्रोजेक्ट बी जो है वो नील अमाउंट दे रहा है। अब जो 50,000 आएंगे वो हम कहीं इन्वेस्ट तो कर सकते हैं ना, और 2019 में दोनों प्रोजेक्ट हमें 1-1 लाख रुपये जनरेट करके दे रहे हैं। तो अब मैं 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे अभी मेरे पास 1 लाख रुपये है, और ये 50,000 भी इंक्रीमेंट हो चुके होंगे 1 साल में। ठीक है, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं तो 2020 में ये प्रोजेक्ट मेरे को 50,000 रुपये जनरेट करके दे रहा है और ये 1 लाख रुपये। तो यहाँ पे मैं जो है कंपाउंडली ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ प्रोजेक्ट ए में। वैसे तो कैश फ्लो देखा जाए तो दोनों के 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं सेम, लेकिन अगर मैं कंपाउंडली हिसाब लगाऊं तो प्रोजेक्ट ए मेरे को ज़्यादा अर्न करके दे रहा है अकॉर्डिंग टू दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स। क्वालिटी ऑफ बेनिफिट मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो क्वालिटी नहीं देखता प्रोजेक्ट की। मतलब उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है वो क्वालिटी, मतलब रिस्क फैक्टर और अनसर्टनिटी एसोसिएटेड विद दैट प्रोजेक्ट वो देखता ही नहीं है, नेगलेक्ट कर जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्रोजेक्ट ए जो है, एक प्रोजेक्ट ए है हमारे पास, एक प्रोजेक्ट बी है। अब रिसेशन के टाइम पे जब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन गई होती है तो प्रोजेक्ट ए हमें 90,000 रुपये अर्न करके दे रहा है, वहीं प्रोजेक्ट बी हमें नील रिटर्न दे रहा है रिसेशन में। और नॉर्मल पीरियड देखें तो दोनों प्रोजेक्ट हमें 1-1 लाख रुपये अर्न करके दे रहे हैं नॉर्मल पीरियड, और बूम पीरियड में प्रोजेक्ट ए हमें 1,10,000 रुपये दे रहा है और वहीं प्रोजेक्ट बी हमें 2 लाख रुपये दे रहा है। तो देखा जाए तो कैश फ्लोज तो दोनों प्रोजेक्ट के सेम ही आ रहे हैं। रिसेशन पीरियड जब हमारा बैड टाइम चल रहा होता है, इकोनॉमी रिसेशन में होती है, तो पैसा तो तब भी चाहिए होता है इंसान को। तो जो लोग रिस्क फैक्टर के तौर पे देखेंगे तो वो प्रोजेक्ट ए लेंगे रेदर देन दी प्रोजेक्ट बी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों फेल हो गया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फेल हुआ बिकॉज ऑफ इट डजेंट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट डजेंट कंसीडर क्वालिटी ऑफ बेनिफिट, यानी वो रिस्क और अनसर्टनिटी कंसीडर ही नहीं करते। और प्रॉफिट जो है वो वेग टर्म है, मतलब प्रॉफिट के कई सारे मीनिंग हैं, वो एक एम्बिगिटी क्रिएट कर देता है कि हमें कौन सा प्रॉफिट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए नया कंसेप्ट निकाला गया जिसका नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? इट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच एंड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट। Wealth maximization means maximization of shareholder wealth. A shareholder holds share in company and his wealth will improve only if the share price will increase in the market. मतलब उसका मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो इंक्रीज़ होना चाहिए, तभी जो है शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंसेप्ट है ये। इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक कंसेप्ट जो है वो सक्सेसफुल क्यों है। लेट्स कम टू द एडवांटेजेस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द फर्स्ट वन इज़ दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज नॉट ऑन द प्रॉफिट्स। ये जो कंसेप्ट है वो कैश फ्लो को कंसीडर करता है रेदर देन दी प्रॉफिट्स। तो
कैश फ्लो जैसे प्रोजेक्ट हमें कितना कमा के दे रहा है, ये उसको कंसीडर करता है कि हमें कितना कैश फ्लो आ रहा है हर साल और कितना कमा के दे रहा है प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से ये कंसेप्ट लिया गया है। प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है ये कंसेप्ट बिल्कुल भी। The second advantage of wealth maximization is it considers the time value of money. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता था। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में थर्ड एडवांटेज क्या है? इट कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फैक्टर्स। ये रिस्क भी देखता है कितना एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है रिस्क एक प्रोजेक्ट के साथ, और कितनी अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है प्रोजेक्ट के साथ, हमें ये रिटर्न एडवर्स टाइम पे देगा या नहीं देगा, सब कुछ बताता है। मतलब सब फैक्टर्स कंसीडर करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कंसेप्ट नहीं लेता था। अब द फोर्थ एडवांटेज ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो उसको अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करना चाहिए रेदर देन दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ दी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट। अगर हम शेयर होल्डर को टाइम पे डिविडेंड पे करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ EVA। EVA इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अगर कंपनी को अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है तो उसको अपना EVA बढ़ाना पड़ेगा। अब EVA कैसे निकालते हैं, चलिए पढ़ते हैं। EVA can be calculated as the net operating profit after tax minus capital employed into weighted average cost of capital। अब weighted average cost of capital क्या होती है? जो cost of capital आ रही है, different cost of capital होती है, उसको उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारा weighted average cost of capital, ठीक है। अब कितने प्रॉफिट जनरेट हुए हैं उसमें से माइनस कर देते हैं कितना कैपिटल हमने लगाया है और कितना उसमें से हमारे को कॉस्टिंग आई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी पड़ी है, उसके हिसाब से हमारा EVA निकल के आता है। एक पॉजिटिव EVA जो है वो ओनर की वेल्थ को इंक्रीज़ करता है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव EVA वाला प्रोजेक्ट ही वो लेगा, because positive EVA project should be desirable. With a positive EVA, investment would add value to the wealth of the owners. What is the merits of the EVA? The first one is it's relatively simple। मतलब ये जो है EVA का कंसेप्ट ये सिंपल है और easy to calculate है, और ये एक लिंक प्रोवाइड करता है कि जिससे ओनर की वेल्थ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट मेरिट इज़ इट इज़ स्ट्रांगली लिंक विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ। मतलब अगर ओनर की वेल्थ हमें कैलकुलेट करनी हो कि हाँ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो हमें EVA एक बार कैलकुलेट कर लेना चाहिए प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा EVA। एक इसका एग्जांपल मैं आपको सबको देना चाहती हूँ ताकि ये टर्म आपको बहुत क्लियर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द EVA। देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स, मतलब हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना वो प्रोजेक्ट पे हमने पैसा लगाना है, ठीक है। मतलब कितना प्रोजेक्ट ए पे 50,000, प्रोजेक्ट बी पे 55, प्रोजेक्ट सी पे 60। मतलब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि हमें इतने इतने लगाएं, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 8%, 9% एंड 10%। तो हमने कैलकुलेट कैसे करना है, कैपिटल इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये मल्टीप्लाई करके दोनों को, ये हमारा निकल गया 50,000 multiplied by 8%, that comes to the 4,000. 55,000 multiplied by 9%, that comes to the 4,950. 60,000 multiplied by 10%, that is 6,000. अब NOPAT, what is the NOPAT? Net operating profit after tax। तो अब कंपनी की EVA कैसे निकलेगी, NOPAT माइनस दी
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट, मैंने इसको फाइनेंसिंग चार्जेस मतलब कितना हमें पैसा लगा फाइनेंसिंग को लेने में और मतलब कितना खर्चा आया, तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे EVA. NOPAT माइनस फाइनेंसिंग चार्जेस दैट इज़ 1000, 5000 minus 4950 that comes to the 50, and 5000 minus 6000 that's come to the negative of 1000. अब EVA जो है वो प्रोजेक्ट A का जो है वो मैक्सिमम है और प्रोजेक्ट C जो है हमें नेगेटिव EVA मतलब नेगेटिव EVA दे रहा है, मतलब प्रोजेक्ट C तो हमें लेना ही नहीं है किसी भी हालत में क्योंकि वो नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है. अब हम देखना है प्रोजेक्ट A प्रोजेक्ट B में से कौन सा डिज़ायरेबल है. प्रोजेक्ट A में 1000 हमारी EVA बढ़ा रहा है और ये 50 बढ़ा रहा है, तो फॉर इंश्योर है कि हमें 1000 वाला लेना है और हमें प्रोजेक्ट B भी छोड़ देना है. This is the end of the objectives of financial management. If you find any useful content in this video, kindly like it, subscribe to my channel, share it with your friends. Bye bye. God bless you all. Stay tuned for the more videos.